यस, हुआ नहीं है। हाँ ये हो गया है। देखो आया क्या, हो गया ना कनेक्ट। यस, पहले पैर पे लगा है मेरे को वो। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो नखून अंदर घुस जाता ना, वैसा कुछ। ओके, यस मालिक, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, आर वी गुड टू गो? सर कैन वी गो अहेड? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? जितने भी सब ऑनलाइन कनेक्टेड है जल्दी से बताओ, कैन वी गो अहेड? जितने लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है, कैन वी गो अहेड? यस, परफेक्ट, चालू कर दो। यस सर, सर वेरी गुड आफ्टरनून। आपने देखा होगा सर, वी हैव डन विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन वाला पार्ट हमने पूरा कर दिया था। और आज मैंने आपको बोला था कि बॉस हम लोग एमसीक्यू लेंगे। ये जो एमसीक्यू हम लोग ले रहे हैं, ये हमारे एमसीक्यू बुक से ले रहे हैं, जो आपको अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो ekathamacademy.com से मिल जाएगा। और इसके अंदर में लगभग 1500 एमसीक्यू रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ हम इस रिविजन सेशंस के अंदर में लेने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेड ऑफ द टॉपिक। यस, तो एवरीवन जल्दी से आइए। ठीक है, यहाँ पे जो एमसीक्यू है ये लगभग बुक के अंदर कुछ 1500 एमसीक्यू है, लेकिन हम इसमें से टॉपिक वाइज क्या करने वाले हैं, सिलेक्टेड, जो मेरे को लगता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये मैंने टॉपिक वाइज ले रखा है। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा, टाइम को देखते हुए अगर आपके पास टाइम बनता है तो आप एडिशनल क्वेश्चन इसमें से ज़रूर सॉल्व करें। येस और नो? चलिए आइए, है ना, हर कैटेगरी से क्वेश्चन है तो देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन, द टर्म इकोनॉमिक ओज इट्स ओरिजिन टू अ ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। शुड द आंसर बी सी? सेकेंड, बताइए, एडम स्मिथ पब्लिश्ड हिज मास्टरपीस एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। इज इट 1776? यस। सो मैं 3, 4, 5th एंड 6th को बाजू कर रहा हूं। 7th डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बताइए क्या चीज? Scarcity of resources. Do you agree? 8th, economics is the science of choice making. It implies that choice to be made between means and ends होना चाहिए या alternatives uses? Alternative uses होना चाहिए। मीनिंग क्या होता है इसका बेटा? मीनिंग होता है इसका कि डिसीजन मेकिंग करते वक्त आपको आपके ऑल्टरनेटिव चॉइसेस के बीच में क्या करना है? सिलेक्शन। इज दैट डन? 11th पे आते हैं, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, पहला ए, हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर 2, हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स। ऑप्शन नंबर 3, हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केयर रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर 4, हाउ टू फुल्ली सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट। अब एक बात समझना, हाउ टू फुल्ली सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट हो सकता नहीं। सर क्यों नहीं हो सकता? सीधी सी बात है, वांट अनलिमिटेड है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। वांट रिड्यूस हो सकती नहीं, यानी आंसर बी भी नहीं हो सकता। हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्स लिखा है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है क्या? नहीं, आंसर शुड बी सी, हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। आंसर शुड बी सी। 12th को देखिए, एनालाइज कीजिए। In economics, we uses the scarcity to mean absolute scarcity, relative scarcity, scarcity during the times of business failure, या scarcity caused on account of excessive consumption। B, कौन सी scarcity बेटा? Relative scarcity। Yes, चलिए 16th पे आइए, डील कीजिए 16th के साथ। Which of the following is not a basic problem of economy? Is the answer D?
वेदर टू एक्सेप्ट FDI, ये हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये हमारा प्रॉब्लम है. यस और नो. 17th, in every economic system scarcity imposes limitation on. Scarcity किधर है? Is it scarcity is available to nation as a whole? The answer should be A. 21, the meaning of time element in economics is calendar time, clock time, operational time या none of the above. ऑपरेशनल टाइम, हम देखिए इकोनॉमिक्स में हम कभी भी जब टाइम एलिमेंट्स को देखते हैं ऑपरेशनल टाइम को देखते हैं, जिसमें हम सप्लाई को मोर कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं, है ना. तो इकोनॉमिक्स में हम जब भी बात करते हैं शॉर्ट रन या लॉन्ग रन की भी बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि क्या सप्लाई उतने लोअर टाइम के अंदर में एडजस्ट हो सकता है या नहीं. सो इन इकोनॉमिक्स जब भी हम टाइम एलिमेंट्स की बात करते हैं तब हमेशा कौन सी बात करते हैं बेटा? ऑपरेशनल टाइम. यस और नो. नेक्स्ट 22 भी बोल दो. चलो. Not all wants of individual are of equal importance. जब equal importance नहीं है इसी के लिए आप choice और priority दे सकते हो कि ये important है या ये important नहीं है. Yes or no? Right? 23 dash refers to the process of selecting an appropriate alternative. बताओ बेटा, what is the definition of selecting an appropriate alternative? Means decision making. Yes or no? Yes. आइए 26 को सॉल्व कीजिए. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या ऑल ऑफ द अबव. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही हम क्यों बोल रहे हैं? व्हाई नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स? बिकॉज इट इज बेस्ड माइक्रो एज वेल एज मैक्रो. सर हम इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों नहीं बोलते? भैया इट इज द मैनेजर हु एक्चुअली अप्लाइड. तो अगर मेरे को मोर अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए तो मुझे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलना पड़ेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. 27, द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स. प्रोडक्टिव रिसोर्सेस बोलो. लिमिटेड है. Limited है, that's why it can be employed in both alternative. Answer should be both A and B. Is the answer both A and B? Okay. 28 भी बता दो. The management of business unit generally need to make all of the above. हर तरीके के डिसीजन लेने पड़ेंगे. Say yes, right? चलिए डेफिनेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. 32 बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स? फैमिली स्ट्रक्चर, ये इनके अंदर में आता नहीं. 33, द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज. देखिए जब भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करते तो वहां पे माइक्रो और मैक्रो दोनों आता, बट वी नो विद द सिंपल लाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ and less of macro. तो आंसर शुड बी A. चलो 34 भी बोल दो. एंड आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस रैंडम सिलेक्शन. ये मैंने खुद सिलेक्शन करके रखा है और जेन्युइनली वही सिलेक्ट किया जो सच में आपको ट्विस्ट कर सकता है, जो सिंगल लाइनर है और बहुत ईजी है. मैंने जानबूझ के नहीं रखा टू इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम. ठीक है, कुछ ही करेंगे पर अच्छे करेंगे. जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स वाले जितने हैं उसको अच्छे से कर लेंगे. जो थ्योरी वाले आपको बहुत डायरेक्टली समझ सकते हैं. लेट अस नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम देयर राइट नाउ. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो? बिकॉज ये मैक्रो इशू है. फॉरेन करेंसी. यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक. 39, Mrs. Reshma, CEO of company, has decided to expand the business by introducing a new product into the market. She hired a consultant to guide her for deciding the pricing of new product, study the consumer behavior and staff requirement. Approach of the consultant will be towards microeconomics.
अब माइक्रो ही क्यों? अगर वो कंसल्टेंट आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में बताता, पूरे नेशन के बारे में बताता, तो ये कौन सा इकोनॉमिक्स होता? मैक्रो। ये आप ही की कंपनी का प्रोडक्ट, आप ही की कंपनी का बिहेवियर, आप ही के कंज्यूमर के स्टाफ रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, इसलिए जो अप्रोच हुआ वो कौन सा बना? माइक्रो। यस और नो? अच्छा, 41 भी कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज डील विथ गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं है, टोटल कंजम्पशन हमारे हाथ में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे हाथ में। आंसर शुड बी ए। क्लियर है दोस्त? यस। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कौन सी चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आती? यस, ऑनलाइन आप लोग भी जवाब देते जाइए। जो आप जवाब दे रहे हैं मेरे को फेसबुक पे, थैंक यू। जो यूट्यूब पे जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। बोलाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? शुड द फर्म बी इन टू द बिजनेस, ये कौन सा डिसीजन हो गया? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस, कौन सा डिसीजन हो गया? ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, कौन सा हो गया? टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। सो हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? एक मिनट, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज माइक्रो का मैटर है ही नहीं। एंड जब क्वेश्चन ही क्लियर बोल देता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो हमको मोर ऑफ माइक्रो की तरफ अप्रोच करना चाहिए। क्लियर है मालिक? फोर्टी सेवन, ये मल्टीपल टाइम पूछा है क्वेश्चन और इसीलिए इसको सिलेक्ट करा है। बहुत इजी है, मल्टीपल टाइम पूछा है। ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं फटाक से जवाब दीजिए 47 का। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 2 हो चुका है। यस और नो? यहां पे ऑप्शन क्या है बेटा? 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम मैक्रो कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। हाँ जी। अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स विल अफेक्ट द natural unemployment, it should be national rather. National unemployment rate is an example of micro or macro? Macro. Yes, so answer should be C, macro, है ना? चलिए 48 भी कर लीजिए। Examine how the individual units make the decision as to how efficiently allocate their scarce resources. कौन सा इकोनॉमिक्स के बारे में बात चल रही होगी? माइक्रो। क्यों? पहली बात तो एक कंज्यूमर के बारे में बात चल रहा, दूसरी बात इंडिविजुअल के बारे में बात चल रहा है। ओके 50, should the answer be A? 51, which issue is not considered by microeconomics? Production, demand analysis, accounting standard, resource allocation. I guess C, accounting standard हमारे यहाँ का पार्ट नहीं है। Macroeconomics is also called as aggregate economics. 55 and 56. Macroeconomics is the study of, क्या मैं आंसर बी कह सकता हूं? 56, the study of how increase in corporate income tax rate will affect the national unemployment is an example of macro. ये तो सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन था। यस 58 भी कर लो। एनालिसिस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनालिसिस ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इंडियन इकोनॉमी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो। इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी कौन सा मैटर बनना चाहिए? माइक्रो या मैक्रो? आंसर शुड बी मैक्रो नॉट माइक्रो। इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की नहीं। अगर हम एक यूनिट की बात करते तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए था? माइक्रो। ठीक है, ओके। पूरे वर्ल्ड में कोविड था बेटा, पर वो अपने कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे पूरे इंडियन इकोनॉमी में।
है ना, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे। अच्छा, वहां पे अगर वर्ल्ड भी होता तो आंसर मैक्रो ही होता, है ना। 63 वापस वही सिलेक्ट किया है, आंसर क्या होना चाहिए, मैक्रो। एक और क्वेश्चन ले लो, 62 नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, इज दैट डन। 61 भी ले लो, वो एक के कंपनसेशन में और दो सॉल्व करो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट पूछा है, नॉट। कंज्यूमर बिहेवियर, यानी क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, माइक्रो। एवरीबॉडी यस। चलिए, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 67। बिजनेस इकोनॉमिक्स relies heavily on the techniques of microeconomics. 69 बताइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज। इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, यस और नो, यस। अच्छा जी सर। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव। तो हमारा ये एक पार्ट बाकी था, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम किसी भी स्टेटमेंट को नॉर्मेटिव कहते हैं अगर वो ओपिनियंस पे बेस्ड होता है, राइट। सो इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन ओपिनियंस और इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव। और अगर कोई चीज टेस्ट की जा सकती है, वेरीफाई की जा सकती है, एनालाइज की जा सकती है, तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, ओनली 8% ऑफ द पीपल पे इनकम टैक्स इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपने टेस्ट किया होगा तभी आपने 8% को कंक्लूड किया होगा, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यस, मेनी पीपल डू नॉट पे इनकम टैक्स इन इंडिया। अब यहाँ पे हमने कोई टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एक्सेट्रा को किया है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव। तो जब भी हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं ओपिनियंस और वैल्यूज की। जब भी हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम कोई ऐसी चीज की बात करते हैं विच कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एमएसपी ऑन व्हीट। अब ये पॉजिटिव हुआ या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हुआ, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, और गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एमएसपी प्राइसेस, ये क्या हुआ, नॉर्मेटिव। तो इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव क्यों है, क्योंकि ये ओपिनियंस पे बेस्ड है, जरूरी नहीं ये ओपिनियंस हर एक को लगे। तो एक बात आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इफ द क्वेश्चन कम इकोनॉमिक्स दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका जवाब आना चाहिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस। सो अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव मतलब आपके क्या होने चाहिए, ओपिनियंस पे बेस्ड। कौन कौन सा दिख रहा है आपको, प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट एंड करेक्ट, यस। तो ये तो नॉर्मेटिव नहीं हो सकता। मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमी हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग द आउटपुट एंड राइजिंग प्राइजेस, ये भी सही है, यस। तो उन्होंने भैया मोस्ट ऑफ दी बात करी, नॉट ऑल की बात करी। देर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन द मार्केट इकोनॉमी, ये तो टेस्टेड वेरीफाइड है, कैपिटल मार्केट। रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, डोंट यू थिंक दिस शुड बी द आंसर, है ना। ये ओपिनियन दे रहे हो कि भैया इन इक्वालिटी रिड्यूस होनी चाहिए, इस पे ध्यान होना चाहिए। बाकी तीनों स्टेटमेंट टेस्टेड है और इनके ऊपर लॉ बेस्ड है, लास्ट वाला स्टेटमेंट टेस्टेड नहीं है। 71 एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस वुड बी, डोंट यू थिंक ए होना चाहिए सर, ए क्यों होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ रिलेशन, एनालिसिस जहां आ गया मतलब आपने टेस्टिंग एंड वेरीफाई किया है, यस और नो, तो आंसर शुड बी ए। बताइए 73 यहां पे प्रोग्रामेटिक हुआ है, दिस आंसर शुड बी प्रैग्मेटिक। 74 भी कर लो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, बताओ फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन पे बेस्ड है क्या,
नहीं, व्हाट इज मतलब आप तो प्रूव कर दोगे, है ना। आंसर क्या है, एथिकल कंसिडरेशंस। 75, पॉजिटिव साइंस ओनली एक्सप्लेन व्हाट इज, क्योंकि ये टेस्ट कर देता है तो ये एक्सप्लेन कर देता है व्हाट इज। 77, डैश इकोनॉमी एक्सप्लेन इकोनॉमिक फेनोमेनन अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कॉज और इफेक्ट तो आप तभी मानोगे जब आप किसी चीज को टेस्ट कर लोगे कि ये खाने से, नींबू खाने से खट्टा लगता है। तो आपने क्या किया, जब आपने टेस्ट किया तभी उसके कॉज एंड इफेक्ट आपको पता चले। आंसर क्या होना चाहिए, ए, पॉजिटिव। ठीक है, मार्क दिस 77 एज इंपॉर्टेंट एंड दिस 71 एज इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से मेरे को लगता है आ सकता है फेयरली आप लोगों के अटेम्प्ट में। 79, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली डैश इन नेचर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा है। अच्छा, आप इसको है ना देखो, नॉर्मेटिव भी लिखा है, प्रिस्क्रिप्टिव भी लिखा है। लॉजिकली अगर मैं बात करूं ना, ये दोनों एक ही चीज होता है। तो नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव शुड बी द राइट आंसर। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब से प्रिस्क्राइब किया है, टेस्ट नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। तो अगर यहां पे आंसर में सिर्फ नॉर्मेटिव आए तो आपको नॉर्मेटिव सिलेक्ट करना है, पर नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव दोनों आए तो आपको दोनों सिलेक्ट करना है। समझ आ रहा है बात। तो उस केस में आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे देंगे, नॉर्मेटिव भी बोल देंगे, प्रिस्क्रिप्टिव भी बोल देंगे और दोनों भी बोल देंगे। तो आंसर शुड बी सी, नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव, है ना। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है अपने को, बराबर है। 81 वाला जो है ये आप कट कर दीजिए, ये अब है नहीं तो आप इसको कट कर सकते हैं। इट्स अ पास्ट एग्जाम, तो मैंने जब कंपाइल किया तो इसको इंक्लूड किया, ये अब है नहीं आपके न्यू मॉड्यूल के अंदर में, तो आप इसको हटा सकते हैं। यस, चलिए 82 पे आते हैं। हु गिव द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंस, रॉबिन्सन। ये मैं एक एडिशनली बता रहा हूँ, हालांकि आपको स्पेसिफिकली ये मॉड्यूल में लिख के नहीं रखा है, पर आपके 12th सीबीएसई में ये कवर था तो मैंने वहां से इसको लिया हुआ है, राइट। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस किसने बताया हुआ है, रॉबिन्सन। ठीक है, 84, 84, बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट द टूल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन से भी हम लोग बहुत कुछ लेके आते हैं। जब भी हम अदर डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम किस बारे में बात करते हैं, इंटर डिसिप्लिन। अदर याद करके देखो, कल भी समझाया था। यस, रिलेटेड होता, रिलेटेड डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी, दूसरे डिसिप्लिन इंटर डिसिप्लिनरी। ठीक है, मार्क करो इसको इंपॉर्टेंट। 86 को भी आप कट कर सकते हैं, 86 को भी आप कट कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ओल्ड, तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए 89 एंड 90 दोनों सॉल्व करो। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स encompasses ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में सब आता है, इसको छोड़ के बोलो क्या है ना। तो यानी ये मल्टीपल टाइम पूछा है, इसलिए मल्टीपल टाइम बुक में भी है। ठीक है, 90, business economic is essentially a component of applied economics as it include the application of selective quantitative techniques। quantitative techniques का selection पे based है। which technique is not included, regression analysis, economic analysis, linear programming या capital budgeting। and the answer should be here is economic analysis, क्योंकि ये बाकी तीनों है ना एक्चुअली एनालिसिस के तरीके हैं जो आपको इंटर में सिखाए जाते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। इकोनॉमिक एनालिसिस जो है ये एक जनरल पर्पस लाइन है, ये एक्चुअली एनालिसिस नहीं है। तो रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग ये तीनों मेथड है एनालिसिस करने की, है ना। तो आंसर इज इकोनॉमिक एनालिसिस। 93 वापस वैसा ही एक क्वेश्चन बेस्ड है, एक और बार कर लो। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंक्लूड बोथ ए एंड बी। क्लियर है, ये वैसे ही क्वेश्चन है, बस बदल के दिया हुआ है आपको। हाँ जी, नाइन्टी एट,
इज इट ऑल ऑफ दी अबव? तीनों भी मेथड मैथ्स में यूज होती है। तीनों भी मेथड कहाँ यूज होती है? मैथ्स। ना आए ते ना आए। साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इज कंसिडर्ड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स? चारों में से कौन सा फैक्टर कंसिडर किया जाता है मैक्रो में? इज बिजनेस साइकिल कंसिडर्ड? यस। इज एनालिसिस एंड प्राइस कंसिडर? एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस कंसिडर्ड? यस। सेविंग इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर होती है? आंसर शुड बी ऑल ऑफ दी अबव। यूनिट 1 से रिलेटेड एमसीक्यू यहां हुए खत्म। अब आते हैं यूनिट 2 से रिलेटेड एमसीक्यू पे। ठीक है, चलिए पहले आइए 104 पे। बोलिए। In economics, the central economic problem means output is restricted to limited availability of resource. Consumer do not have much money. There will always be certain level of unemployment. Resources are not always allocated in optimum way. What is the most appropriate answer? A. Output is restricted to limited availability of resources. इसी कारण scarcity आती है। 106. Central problem in every economic society is to ensure minimum level of income of all, to allocate the scarce resources in such a way that society's unlimited want are satisfied in the best possible manner. Is the answer B? बहुत बढ़िया। डेवलप्ड इकोनॉमी यूजेस विच टेक्निक? क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी के पास क्या होगा? पैसा। 108. Central economic problem does not deal with which of the following economic problem? Where to produce? प्लेस के बारे में इकोनॉमिक्स कभी बात नहीं करता। हमारे 4 ही क्वेश्चन है। What to produce, how to produce, for whom to produce? Everyone? Yes. $112. The classification of economies into capitalist, socialist, mixed is based on their, it should be both A and B. Both A and B. चलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे क्वेश्चन लेते हैं। 117. कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर efficient business decision, efficient economic decision. Answer should be A, B, C or D. Answer is D. सर efficient business decision क्यों नहीं होता? देखिए, जब आप efficient business decision वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब होगा आप जो अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं वो करेक्ट है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जरूरी नहीं है कि आप जो बिजनेस डिसीजन ले गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट कर ले। समझ आ रही है बात? गवर्नमेंट का रोल नहीं है, पर गवर्नमेंट का मिनिमम रोल तो है ही। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया ये प्रोडक्ट बेचना मेरे जीवन, ये मेरे बिजनेस के लिए बहुत एफिशिएंट चीज है, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगा भैया ये लोगों के लिए सही नहीं है, तो हो गया आपका कैपिटलिज्म में काम खत्म। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर में हम मोर देन वन डिसीजन कवर करते हैं, नॉट जस्ट बिजनेस डिसीजन। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक डिसीजन इज द मोस्ट वाइजर आंसर एज कंपेयर टू बिजनेस डिसीजन। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। हाँ जी। 118. In capitalist economy, dash and dash will be more. Inequalities and exploitations. Good, 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 good. Very good. 122. Laissez-faire economy is also known as. Yes. Profit motive is the merits of capitalism. 129. All means of production are owned and controlled by private individual. 130. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। चैप्टर नंबर 1 में ये थोड़ा सा ट्रिकी वन है, एक बार में पढ़ के समझ नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग मार्केट सिस्टम?
एलोकेटिंग रिसोर्स यूजिंग मार्केट सिस्टम का मतलब ये हमसे क्वेश्चन काय पे पूछ रहा है, कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म को ही यूज करके हम रिसोर्स मार्केट सिस्टम पे देते हैं. यस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए डिसएडवांटेज? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म? बताइए कैपिटलिज्म में क्या होता है? पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस. नो, बिकॉज कंज्यूमर सॉवरेनिटी होता है ना. मेन ऑफ इनिशिएटिव आर नॉट रिवॉर्डेड. गलत. कैपिटलिज्म में तो उल्टा मेन्स आर रिवॉर्डेड. इनकम विल बी टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. डोंट यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है. तो आंसर ये होना चाहिए. इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. ठीक है. यहां पे 131 में मोर का स्पेलिंग MORE होना चाहिए. देखिए जब आप इतने कंपाइल करते हैं तो टाइपोग्राफिकल एरर पॉसिबल है. मैं ये नहीं कहता नहीं पॉसिबल है, बट हाँ जहां पे है वहां पे मैं आपको बता दूंगा. कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज टिपिकली द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ये पहले दो तो सोशलिस्ट के ही एग्जाम्पल है. ठीक है. वन 136. In a free market economy, when consumer increase their purchase of goods and the level of dash exceed, then dash price will tend to rise. Demand and supply. One 139. A free market economy solve its central problem through मार्केट मैकेनिज्म. मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. ये भी पूछता है. वन 145. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू ढूंढना है अबाउट कैपिटलिज्म. A, B, C या D. There is a freedom of economic choice. Is it true? Yes, ये तो true है. Profit is the driving force. True. Also called as laissez-faire economy. True. तो आंसर वैसे ही D बचा. यहाँ लिखा है प्रोड्यूसर इज किंग अंडर कैपिटलिज्म. आंसर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर इज किंग अंडर कैपिटलिज्म. एवरीवन. अरे हाँ इजी है. 148. कैपिटलिस्ट और लेजिस-फेयर इकोनॉमी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? प्राइस मैकेनिज्म. यस और नो? कैपिटलिस्ट और लेजिस. अच्छा, इक्वल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं. तो देखो आंसर सी नहीं हो सकता, आंसर डी भी नहीं हो सकता, कलेक्टिव ओनरशिप भी नहीं हो सकता. अरे एवरीबॉडी. यस. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और लेजिस-फेयर इकोनॉमी इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? एक आता है कंपटीशन, दूसरा आता है प्राइस मैकेनिज्म. दोनों में से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? कंपटीशन. सर प्राइस मैकेनिज्म क्यों नहीं? प्राइस मैकेनिज्म तो सोशलिस्ट में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सोशलिस्ट में कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता. समझ आ रही है बात? तो आंसर आपको लगेगा प्राइस मैकेनिज्म दे दूं, पर नहीं, आंसर क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए. यस, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में देर आर मल्टीपलर प्लेयर हु एंटर इनटू द मार्केट. फॉर एग्जांपल वीजा एंड मास्टर कार्ड. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर में सिर्फ कुछ ही लोगों को क्या मिल सकता है? अप्रूवल. अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर में सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में. तो कंपटीशन अवॉइड करना भी किसके हाथ में है? गवर्नमेंट. लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा हो नहीं सकता. हेंस प्राइस मैकेनिज्म से ज्यादा बेटर आंसर कंपटीशन है. समझ आ रहा है क्या? मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. ये 150 रुपया देगा. वेयर डज प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट? प्राइस मैकेनिज्म, अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया था. यस और नो? वेयर डज द प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट? अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को है ना दो एंगल से देखा जा सकता है. एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा जब इंस्टीट्यूट की भी तरफ से आया था तो ये इनकम्प्लीट था. रादर उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबरेट करना चाहिए था. राइट, प्राइस मैकेनिज्म किधर एग्जिस्ट करता, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया था हमको भी आंसर वही कंसिडर करना पड़ेगा. क्वेश्चन के अजम्पशन बदलने पड़ेंगे. जैसे अब
जैसे इसका आंसर क्या आना चाहिए था मैं आपको बताता हूं, वेयर डज द प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट। वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए प्राइमा फेसिया प्राइस मैकेनिज्म का एग्जिस्टेंस कैपिटलिज्म में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता सोशलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म नहीं होता। हाँ, बट अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो एग्जामिनर ने पूछते वक्त ही इसको सिर्फ कैपिटलिज्म के एंगल से पूछा कि प्राइस मैकेनिज्म किधर एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने आंसर दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यस और नो? यस, उन्होंने आंसर दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जबकि इसका आंसर एक्चुअली या तो क्वेश्चन इलेबोरेटेड होना चाहिए था कि भैया तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, कि हाँ अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट और नॉट। अब यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन इलेबोरेटेड होना चाहिए था, पर एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आया था तो ये इलेबोरेटेड क्वेश्चन नहीं था, और इस अजम्पशन से ही सॉल्व किया है कि जनरली प्राइस मैकेनिज्म किधर एग्जिस्ट करता है। तो शायद यहाँ पे अगर हम वर्ड डाले जनरली वेयर डज द प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट, तो आंसर होना चाहिए कैपिटलिज्म, है ना? तो वो शायद वो लोग भूल गए, हमें समझना होगा। और ऐसा ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आगे भी आप कई एमसीक्यू में देखोगे क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम चाहिए पर उन्होंने वो दी नहीं, तो जो जनरल पर्पस आंसर आपके पास पहले अवेलेबल होता है ना, आप वो सिलेक्ट कर लो। अभी जनरली प्राइस मैकेनिज्म कहाँ एग्जिस्ट करता है? कैपिटलिज्म। तो जनरल बेसिस पे आंसर देके खत्म कर देने का। ये सारे इजी है। 157 जनरल आंसर बताइए। ए, बी, सी या डी? बी। इट इज प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 159 इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड रन बाय इनविजिबल हैंड्स। कैपिटलिस्ट। अब देखो यहां पे भी क्वेश्चन को है ना और इलेबोरेट करना चाहिए था। विच इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए था, बराबर है। उन्होंने सिर्फ डाल दिया, मॉड्यूल में लिखा होगा लाइन, उत्ते लाइन को कट किया, नीचे डाल दिया, अपने मन से 4 ऑप्शन लगा दिए, और ऐसा बहुत बार होता है। अब आप इसको पढ़ते वक्त किस तरह से पढ़ोगे? विच इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग, वो खुद ही रेगुलेट होता है, मतलब देयर इज नो सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी। आंसर क्या आना चाहिए? कैपिटलिज्म। यस, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म। 163 in capitalist economy the allocation of resources is performed by कौन से मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म। हाँ जी, इसमें बेटा 163 सर, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज परफॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एलोकेट कर देगा, कंज्यूमर ही एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, तो कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो हमारे यहाँ प्राइस मैकेनिज्म बड़ा रोल प्ले करता है बाय करने में। दूसरी बात, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी किसके लिए कर रहा है वो भी क्वेश्चन में बनता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी पे क्वेश्चन देखते हैं। 165 का जवाब बताइए जल्दी से। इज द आंसर शुड बी डी? यस। 169 एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटीज आर मिनिमम अंडर सोशलिज्म। 175 inequalities of income do not perpetuate in। अब मीनिंग क्या है इसका? अब एक्चुअली अगर आप वर्ड देखोगे तो बहुत भारी है, आदमी शायद बोल सकता है कि क्या लिखा है ना, मास्टर ने तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बताया, खुद इनने भी नहीं दिया है। किसी एक आदमी जिसने पेपर बनाया थोड़ा कॉन्वेंट से पढ़ा होगा, नया वर्ड लेके आया, ठीक है। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डू नॉट एग्जिस्ट इन। तो इस वर्ड का मीनिंग आप क्या समझते हो? एग्जिस्ट। ये एज इट इज क्वेश्चन था जो मेरे को डालना पड़ा, है ना, मेरी गलती नहीं है। एग्जिस्ट इन, अब बोलो, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डू नॉट एग्जिस्ट इन सोशलिज्म। 178 अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। यस। 181 अब आप कट कर सकते हैं, कोई काम का नहीं है। यस। (183) which one of the following is not a feature of socialist economy? हाई कंपटीशन। कंपटीशन कहाँ का फीचर है भाई साहब? समझ में आया? तो वो क्वेश्चन कैसा फ्रेम होना चाहिए था, समझ आ रहा है क्या?
इसको भी आप कट कर सकते हैं, इसलिए मैंने वही लिया। बट फिर भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? यस, वैसे अगर देखा जाए ना तो चारों भी है ना, चारों भी एग्जाम्पल है, पर अब ये पूछेगा नहीं। डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, इसके जगह पे ये ले लो, डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म डू नॉट इंक्लूड। सोशलिज्म में क्या नहीं आता, डीमेरिट्स में क्या नहीं आता? कंज्यूमर सॉवर्निटी है ना, डू नॉट इंक्लूड बोला है बेटा। यस और नो? वन 192 मिक्स्ड इकोनॉमी पे कुछ क्वेश्चन। इन विच ऑफ द मार्केट इकोनॉमी गवर्नमेंट एंड बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल? मिक्स्ड इकोनॉमी। 193 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज coexistence of both private and public enterprises. 194 आंसर इज मिक्स्ड। अब इसका मीनिंग समझिए, बच्चे जब ये लाइन पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या है। ये इन्होंने क्या किया आपको पता है? इकोनॉमिक्स की कोई तो भी बुक उठाई ऑर्थर की, और उसके अंदर में वो स्टार्टिंग फ्रेज होता है ना, कि भैया उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कवि ने बहुत बड़े बड़े शब्द बोले, ये कवि के शब्द उठा के यहाँ ला ले। विच इकोनॉमिक सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय स्कल्प्टर एज अ कैपिटलिज्म इन एन ऑक्सीजन टेंट? कैपिटलिज्म इन एन ऑक्सीजन टेंट, एक ऐसे बंद एनवायरनमेंट में भी आपको कैपिटलिज्म का अगर आपको क्या मिल जाए, बिहेवियर मिल जाए। मतलब सीधे बोलना भाई, क्लोज्ड इकोनॉमी भी है, ओपन इकोनॉमी भी है, जहां मिक्स्ड है कौन सी इकोनॉमी बनेगी? मिक्स्ड। समझ में आया? ऑक्सीजन का एक टेंट। अब वहां पे ऑर्थर का इमेजिनेशन क्या है? टेंट मतलब हर तरफ से क्लोज, और कैपिटलिज्म मतलब हर तरफ से ओपन। तो ऐसी इकोनॉमी बताओ जो क्लोज्ड भी है और ओपन भी है ना। इंपॉर्टेंट मार्क करो, काफी बड़े वर्ड थे ये। एमसीक्यू सिर्फ इसलिए लिया आपको समझाने के लिए कि ये जो भारी वर्ड है इसका मीनिंग क्या था। तो एक ऑक्सीजन टेंट है हर तरफ से बंद, इसमें आपको पूरा ओपननेस मिला हुआ है। तो एक क्लास है हर तरफ से बंद और आपको क्लास अंदर से ओपन मिला है, जो करना है करो। ऐसा अगर कुछ हुआ तो ये कौन सा इकोनॉमी बनेगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ भी कुछ भी विच ऑफ द इकोनॉमी 199 which of the economy cost benefit analysis is used to answer the fundamental question of economy? yes again कौन सा इकोनॉमी बेटा? मिक्स्ड। अब इसका मीनिंग क्या है प्लीज ये समझिए, इसका मीनिंग क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी बताइए जहां पे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए कैपिटलिज्म में सिर्फ बेनिफिट एनालिसिस होता है, सोशलिज्म में आपके हाथ में रोल ही नहीं है। पर हाँ, आज आप कोई भी डिसीजन लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया, तो आप ये भी देखते हो गवर्नमेंट का प्राइस कितना है और प्राइवेट का प्राइस कितना है, बराबर है कि नहीं है? राइट। और इट इज यूज टू आंसर द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एनी इकोनॉमी। तो इसीलिए आंसर क्या होता है? मिक्स्ड। तो डिसीजन मेकिंग लेते वक्त आप दोनों देखते हो, गवर्नमेंट का प्राइस क्या चल रहा है, पब्लिक का प्राइस क्या चल रहा है, जहां से बेस्ट होता है आप वो लेते हो। हाँ 204 पे आइए। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पहला प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा बोथ। समझ में आया? पर आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको सेक्टर ये क्या होता है? भाई प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, कुछ काम सिर्फ प्राइवेट के हाथ में, कुछ काम सिर्फ पब्लिक के हाथ में, कुछ काम दोनों मिलके कर रहा है। तो देयर शुड बी 3 सेक्टर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टू 206 डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट इन मिक्स्ड। अब ये डुअल सिस्टम क्या हो गया? सबसे पहले किसका प्राइस मिलेगा? गवर्नमेंट प्राइस। दूसरा प्राइस किसका मिलेगा? प्राइवेट का प्राइस मिलेगा। और इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं? डुअल सिस्टम। समझ आ रहा है? इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं? डुअल सिस्टम।
211. Which of the following economic system is self-regulating and run by in the available hands? Mixed. अगर सिर्फ सेल्फ रेगुलेटिंग होता तो आंसर क्या होता? कैपिटलिज्म. अगर रन बाय अवेलेबल हैंड्स होता तो क्या होता? सोशलिज्म. और वहां पे दोनों के बीच में क्या लिखा है? एंड. इसलिए आंसर मिक्स्ड इकोनॉमी आना चाहिए. यस? नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड रन बाय इन द अवेलेबल हैंड्स? आंसर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए. यस? पीछे सी दिया है, आंसर इसका ए होना चाहिए. हाँ जी. 213. ए, बी या सी? सी. बराबर. 219. आई गेस आपके इसमें 215 ही है ना? हाँ, तो लास्ट बुक तक के अपन ने 215 ही रखे हुए थे. डन. इसके अंदर में ये जो अटेम्प्ट किए वो ऐड कर दिए, बट डोंट वरी, ये कॉमन ही है, वही वापस मिक्स्ड वाली ही है. इज दैट डन? चैप्टर नंबर 1 इज ओवर. हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे व्हाट वी हैव डन, और आज आपको क्या करना चाहिए. सर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये पूरे एमसीक्यू कवर कर दिए चैप्टर नंबर 1 से, जितने मेरे को लग रहे थे इंपॉर्टेंट, एंड रफली मेरे हिसाब से अपन ने 40-50 रफली एमसीक्यू कवर किए हुए हैं. आज आपने क्या करना चाहिए, घर पे जा करके जो अपनी रेगुलर बुक्स है या आप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो मॉड्यूल के क्वेश्चन पूरे के पूरे क्या कर दो, सॉल्व कर दो. तो चैप्टर नंबर 1 का सफिशिएंट पार्ट हम लोग क्या कर दिए, कवर कर दिए, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं. फिर टाइम मिलेगा आगे चल के, कभी बोर हो रहे होंगे, 10-20 एमसीक्यू जिधर से भी बुक से लग रहा है उधर उठा के सॉल्व कर लेना. ठीक है सर, टाइम मिलेगा तो. अभी तो खैर तुम्हारे पास होगा नहीं. से यस? यस. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. आर यू रेडी? यस सर. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, और इस चैप्टर के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3. मैं 1 के बाद डायरेक्टली पहुंच रहा हूं 3 के ऊपर. वाई? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो आओ. सर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, कुछ ऑनलाइन डाउट्स है, मैं वो भी देख लेता हूं एक बार. सर ये क्वेश्चन बैंक हमको कहाँ से मिल सकता है? सर एकतोम के वेबसाइट से मिल सकता है, कोई दोस्त होगा इस क्लास में तो उससे भी मिल सकता है, एटसेट्रा. अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर. मॉड्यूल का पार्ट हम इसमें कवर करेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे, प्लीज ध्यान से देखना. सबसे पहले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 दो पार्ट पे बेस्ड है. पहला प्रोडक्शन, दूसरा कॉस्ट. ठीक है, आपको जिस चीज के ऊपर जेन्युइनली ध्यान देना है और जहां आप अटकते हैं ना, वो है यूनिट नंबर 2, दैट इज कॉस्ट. और वहां पे आपका फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. अगर फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे. यस और नो? राइट. सबसे पहले यूनिट नंबर 1 थ्योरी की बात करता है, यूनिट नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां से आते हैं. देखिए यहां पे हमें इनपुट और आउटपुट ऐसे दो वर्ड समझने हैं. इनपुट का मतलब क्या? कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज इनपुट, और जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? देखिए प्रोडक्शन, बेट्स और पार्किंसन ऐसे दो इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम को यूज किया जाता है. बेट्स एंड इकोनॉमिक्स कहते हैं प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्स इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. So what is production? Production is an organized activity of converting natural resource into a finished product. Yes. ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है टू सेटिस्फाई अ यूटिलिटी. किसी भी प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कोई डिमांड है उसको क्या करना? सेटिस्फाई करना. तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई अ यूटिलिटी और क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी. सर प्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इज जज बाय इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इफ द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी इज हाई देन द इकोनॉमी विल बी हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमी. यस और नो? सो ध्यान से सुनिए, व्हाट इज प्रोडक्शन देखते जाइएगा.
पहला, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी. As per Bates and Parkinson, production is an organized activity of converting natural resource into a finished product. The objective of production is to transform the resource into a utility. The performance of economy is judged by its level of production. High production, it will be a rich economy. Lower production, it will be a poor economy. Yes or no? Done. प्रोडक्शन इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड नॉट क्रिएशन ऑफ अ मैटर. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. प्रोडक्शन इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी, नॉट क्रिएशन ऑफ अ मैटर. आप जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, किसी ना किसी की यूटिलिटी मतलब वांट को आप क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाई. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैटर क्रिएट कर देंगे. एक फंडामेंटल लॉ है साइंस का, मेंस कैन नॉट क्रिएट मैटर. यस और नो? व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस? मेन कैन नॉट क्रिएट मैटर. बराबर है कि नहीं? राइट. इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिए. मैन मैटर क्रिएट नहीं कर सकता. हियर मैन ऑल्सो इंक्लूड्स वुमेन एज वेल. राइट. मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं. मैन कैन नॉट क्रिएट अ मैटर का मतलब हम कोई नया चीज नहीं बना सकते. जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम सिर्फ उसको यूज करके क्या कर सकते हैं, नया यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो प्रोडक्शन इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड नॉट क्रिएशन ऑफ अ मैटर. मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर. क्लियर है? तो चलो वापस से प्रोडक्शन के बारे में बताओ. बेट्स एंड पार्किंसन की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोडक्शन इज अ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्स इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू यूटिलिटी. ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू यूटिलिटी. हाई प्रोडक्शन इन मींस रिच इकोनॉमी, लोअर प्रोडक्शन मींस पुअर इकोनॉमी. मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, मैन कैन जस्ट सेटिस्फाई द यूटिलिटी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब याद होगा तो चैप्टर के अंदर में 4 तरह की यूटिलिटी थी. फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी. याद आ रहा है क्या? तो यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है मालिक? 4. यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है? 4. पहला था फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा था टाइम यूटिलिटी, तीसरा था प्लेस यूटिलिटी, चौथा था पर्सनल यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे तो हम इसे कहते थे फॉर्म यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, लॉग ऑफ वुड को अगर हम फर्नीचर में कन्वर्ट कर दें तो हम इसे कहते थे फॉर्म यूटिलिटी. क्या तुम्हें याद है? सो कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्स इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट आपके लिए क्या बनेगा? फॉर्म यूटिलिटी. दूसरा था बेटा प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी का क्या था? ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर इज ऑफ नो यूज टू अ प्लेस वेयर देयर ऑफ ग्रेट यूज. हम इसे भी प्रोडक्शन मानते हैं कि अगर आप क्या करते हैं सर, उस प्लेस से प्रोडक्ट को उठा के लेके आते हैं जहां के वो बिल्कुल यूज में नहीं है, वहां लेके जाते हैं जहां पे वो बहुत यूज है. इसका बेस्ट एग्जांपल हमने दिया था माइंस. माइंस में से आप कोल निकाल के लेके जाते हो काय के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन. सो ब्रिंगिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर आर ऑफ नो यूज टू अ प्लेस वेयर देयर आर ऑफ ग्रेट यूज. समझ में आ रही बात? तीसरा था हमारा प्रोडक्शन मींस टाइम. टाइम के बेसिस पे दैट मींस मेकिंग अवेलेबल द प्रोडक्ट एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल. सो मेकिंग अवेलेबल द प्रोडक्ट एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल. सो ये होता था टाइम यूटिलिटी. और चौथा होता था पर्सनल यूटिलिटी, यूटिलाइजिंग पर्सनल स्किल्स. इकोनॉमी के अंदर में अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हैं तो इसे प्रोडक्शन माना जाता था. तो सर्विसेज ऑफ डॉक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन बिकॉज वो क्या दे रहे हैं? पर्सनल सर्विस. यस और नो? चलिए थर्ड रिवीजन कीजिए मेरे साथ, क्यूमुलेटिव रिवीजन कीजिए. बेट्स एंड पार्किंसन कहते थे प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू. प्रोडक्शन से क्या सेटिस्फाई होता है? यूटिलिटी. हायर प्रोडक्शन मींस, लोअर प्रोडक्शन मींस. चौथा पॉइंट था मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर. यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है? 4. पहला फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा प्लेस, तीसरा टाइम, चौथा पर्सनल. नेचुरल रिसोर्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया तो वहां से लेके आए जहां पे कोई यूज नहीं था तो प्लेस यूटिलिटी. उस टाइम अवेलेबल करवाया जिस टाइम नहीं था, टाइम यूटिलिटी. एंड पर्सनल सर्विसेज दी मतलब पर्सनल स्किल. यस. इज पास सर्विसेज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन? यस. पर्सनल यूटिलिटी. यस. अच्छा, इसके आगे चैप्टर के अंदर में था, याद करके देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना. व्हाट आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गाइस? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. याद आ रहा है क्या? राइट. लैंड का मतलब वो लैंड एंड बिल्डिंग था क्या? लैंड का मतलब क्या था? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. याद आ रहा है क्या मालिक? राइट.
तो भाई साहब हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चलिए लैंड की बात कर लेते हैं। लैंड मतलब क्या, कोई लैंड एंड बिल्डिंग की बात चल रही है क्या? नहीं। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता था ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो सनलाइट, वाटर एटसेट्रा ये सब क्या आएगा? लैंड में आ जाएगा। अच्छा लैंड तो है ही, वो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, राइट? तो ये भी आ जाएगा। बताइए इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट या आप इसके लिए कोई पैसे देते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका सप्लाई अनलिमिटेड है या इसका सप्लाई फिक्स है? इसका सप्लाई फिक्स है। मोबाइल है या इमोबाइल है ना? मैं सूरज की रोशनी को प्रेस्टीज पॉइंट के अंदर तो लेके आ नहीं सकता, तो ये क्या है बेटा? इमोबाइल। एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? पैसिव फैक्टर। अनलेस एंड अनटिल आप क्या ना करें, उसके अंदर में एफर्ट्स ना ले, वो यूटिलाइज हो सकता नहीं। यस और नो? तो पानी को आपको काम पे लगाना पड़ेगा, पानी खुद होकर के काम पे नहीं लगेगा, राइट? सो नेक्स्ट, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? होमोजीनियस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब अलग। तो 2 पीस ऑफ लैंड कैनॉट बी अलाइक। याद आ रहा है क्या? राइट? तो ये कैसा है बेटा? हेट्रोजीनियस। एंड लैंड इज, बोलो बेटा, इंडिस्ट्रक्टिव। तो वन ऑफ द फीचर ऑफ लैंड इज कि ये इंडिस्ट्रक्टिव होता है। यस और नो? तो लैंड, आइए बेटा, लैंड एवरीवन 5 पॉइंट है लैंड के अंदर में। पहला, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सेकेंड, इसका सप्लाई क्या है बेटा? फिक्स्ड। तीसरा, मोबाइल या इमोबाइल? इमोबाइल। एक्टिव फैक्टर या पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? लैंड इज इनडिस्ट्रक्टिव। क्लियर है मालिक? यस। फिर था लेबर। आपको याद होगा लेबर का ही कंटेंट सबसे बड़ा था, है ना? अब आप मुझे बताओ, लेबर एक्टिव फैक्टर है या पैसिव फैक्टर है? एक्टिव। हर बार लेबर को बताना नहीं पड़ेगा कि जाकर के ये काम कर, आपने एक बार लेबर को समझा दिया, वो खुद एक्टिवली काम कर सकता है। इज इट मोबाइल और इमोबाइल? मोबाइल। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो सकता है। क्या सिर्फ फिजिकल एक्सर्शन को लेबर बोला जाता है या मेंटल एक्सर्शन भी लेबर है? मेंटल एक्सर्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लेबर। इट इज होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। यस और नो? दोनों लेबर अलाइक नहीं है, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी, दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग होगी। आर ऑल लेबर प्रोडक्टिव? लेबर और ऑल लेबर आर नॉट प्रोडक्टिव? ऑल लेबर आर नॉट प्रोडक्टिव। हो सकता है ये प्रोडक्टिव ना हो। आई मीन टू से हो सकता है कि ये बंदा काय के अंदर में हो, मेंटल एक्सर्शन में हो, प्रोडक्शन ना कर रहा हो, है ना? बहुत गंदे लोग हैं बाय गॉड, है ना? बताइए, डे ऑफ लेबर लॉस्ट ऑफ अ वर्कर कैन इट बी रिकवर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्क? नो। अगर लेबर का वर्क लॉस्ट हो चुका है तो वो एक्स्ट्रा वर्क से भी कभी भी रिकवर हो सकता नहीं। चलिए वापस से, लेबर, ऑल फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन को हम क्या कहेंगे? लेबर। तो बताइए, मैं फिजिकल एक्सर्शन तो क्या कर रहा हूँ? दे ही रहा हूँ एकत्वम के अंदर में। अगर मैं मेंटल एक्सर्शन भी कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के एडवर्टीजमेंट बनाना, डिज़ाइन बनाना, पैम्पलेट बनाना, तो क्या मुझे लेबर माना जाएगा? हाँ। अच्छा बताइए, अगर मैंने किसी के लिए लव एंड अफेक्शन में काम कर दिया, इज इट अ लेबर? नो। लेबर मस्ट कम विथ एन इकोनॉमिक रिवॉर्ड। कुछ याद आ रही क्या लाइन? यस, लेबर मस्ट कम विथ एन इकोनॉमिक रिवॉर्ड। व्हाट इज एन इकोनॉमिक रिवॉर्ड फॉर लेबर? वेजेस। What is the economic reward for labor? Wages. So all physical and mental exertion is labor. Labor is mobile. It is an active factor of production. Supply cannot be adjusted in short run. तो आप short run के अंदर में कहोगे कि बहुत सारे लेबर को लेके आ जाओ, नहीं ला सकते, जितना टाइम लगता है उतना लगता है। It is heterogeneous in nature. It is heterogeneous in nature. Work of labor lost cannot be recovered. हाँ जी, सारे लेबर प्रोडक्टिव होते नहीं। डू लेबर हैज गुड बार्गेनिंग पावर और पुअर बार्गेनिंग पावर? पुअर बार्गेनिंग पावर। सो लेबर हैज अ पुअर बार्गेनिंग पावर। यस। चलो अब एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। वन विच इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वन विच इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बोथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? सप्लाई ऑफ डैश कैनॉट बी एडजस्टेड इन शॉर्ट रन। Labor dash is a free gift of nature. Labor work for wages. So what is the, if the labor has worked for love and affection, it will not be considered as labor. One which is a mobile factor, one which is an active factor, yes or no? One which is a passive factor, one
which cannot be adjusted in short run. Two pieces of land are not alike. Lost mental and physical exertion are also called as labor. फिर आता था कैपिटल. फिर आपको याद होगा तो कैपिटल आता था, और मैं आपको याद दिलाता हूँ नोट्स के अंदर का कुछ पार्ट. सबसे पहले व्हाट इज कैपिटल आता था, व्हाट इज वेल्थ आता था, फिर हाउ कैपिटल फॉर्म, ये आती थी प्रोसेस, बराबर है कि नहीं. हाउ कैपिटल इज फॉर्म्ड, ये प्रोसेस आती थी. तो सबसे पहले कैपिटल के बारे में बता करते थे. व्हाट इज कैपिटल? Capital is a part of wealth of individual. Now let me tell you what is the difference between wealth and capital. Yes or no? Let's say विजय ने क्लासेस से पैसा कमाया और विजय ने क्या कर लिया, एक कार ले ली, तो वो क्या बन जाएगी, वेल्थ. यही कार को उसने क्या कर दिया, लेट्स से विजय ने लैंड रोवर ले लिया और लैंड रोवर लेकर के बच्चों को ऑफर दे दिया कि भैया 500 रुपए रोज में आप लेके चल जाओ, मैं तो दिन भर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ. तो 500 रुपए रोज में जिसको लग रहा है कार लेके चल जाओ, बहुत मस्त है, सीट पूरा ऐसा फैल सकता है. तो अरे मतलब किसी को सोने की इच्छा हो रही है, आराम से सो सकता है. यस और नो? तो आप मुझे बताइए, अच्छी सर्विस है क्या? शीशे काले है क्या? टी शर्ट तूने काला पहना है, शीशे मेरे काले बोल रहा है. और वैसे तेरे को शीशों का क्या करना है, किसको देखा ना दिखाना है, गंदे आदमी है ना. काले शीशे क्या जरूरत है तेरे को, काले शीशे की, है ना. मैंने कार कहा, डांसिंग नहीं. आओ इधर, चलो. कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल. यस और नो? राइट. अच्छा मुझे बताइए, कैपिटल फिक्स्ड माना जाता है या मूविंग माना जाता है? बोथ. कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकता है और सर्कुलेटिंग कैपिटल भी हो सकता है. फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो आपके बिजनेस में लगा है, सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब क्या, आपका स्टॉक इन ट्रेड. 3 स्टेजेस थे कैपिटल फॉर्मेशन के. एनीवन? पहला सेविंग, दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट. तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन 3 स्टेजेस में होता है. पहला सेविंग, आपने जो भी इनकम अर्न करी आप उसको क्या करो, सेव करो. लेकिन सिर्फ सेविंग से काम नहीं होता, इस सेविंग को क्या करना होगा, मोबिलाइज, और कहीं ना कहीं से क्या करना होगा, इन्वेस्ट. ऐसी जगह इन्वेस्ट जो आपके लिए वापस से क्या जनरेट करे, इनकम. तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सेविंग. पहला सेविंग, दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट. यस और नो? कैपिटल हमें क्यों चाहिए होता है? हमें 2 पर्पस के लिए कैपिटल चाहिए होता है. पहला रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, दूसरा बाइंग एंड एडिशनल फैसिलिटी. चलिए लास्ट बात कर लेते हैं. एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ब्रिंग्स ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर. यस. बताइए, एंटरप्रेन्योर 2 तरीके के रिस्क लेता है. पहला फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क. क्लियर है मालिक? चलो चैप्टर का सीक्वेंस बताओ. सबसे पहले क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ होगा, यूटिलिटी. यूटिलिटी के बाद क्या हुआ होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. चलिए 4 तरीके की यूटिलिटी बताओ. टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी. 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताओ. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जाम में लैंड और लेबर पे क्वेश्चन आएगा. कैपिटल पे भी नहीं आता, एंटरप्रेन्योर पे भी नहीं आता. तो आपको जो क्वेश्चन आएगा या आपने जो अपने एफर्ट्स लगाने हैं वो सीधा लैंड और लेबर पे लगाने हैं. क्लियर बात समझ में आ रही है? यस. उसी पे अपने पूरे लगाने हैं. तो जो आप एमसीक्यू बुक से भी सॉल्व करोगे, लैंड और लेबर के जितने क्वेश्चन है वो A to Z सॉल्व करने के हैं. ठीक है. चलिए फिर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोग आगे बढ़ते थे. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. वेल टू बी ऑनेस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और प्रॉब्लम्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये आपके मॉड्यूल का बहुत बड़ा पेजेस है. ये सुनो, और आपके नोट्स के भी बहुत बड़े पेजेस है. इनमें से एक भी एमसीक्यू आता नहीं. ठीक है. मेरी जिम्मेदारी है सारी की सारी बताओ. और अभी तो एग्जाम के टाइम पे आपकी जिम्मेदारी मेरी और बढ़ जाती है कि इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है. तो मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाता. प्रॉब्लम्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव भी आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाता, पर हम डिस्कस जरूर करेंगे. यस. चलो बताओ, पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? अब इसको आप थोड़ा सा लाइन से भी देखो ना तो आपको याद हो जाएगा. बिजनेस चालू करते ही पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल. बिजनेस चालू करते पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल. सर्वाइवल मतलब आप अगर जिंदा रह गए तो प्रॉफिट भी कमा लोगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सर्वाइव, दैट इज बी इन द बिजनेस. सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू जनरेट. अब यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको खैर चैप्टर नंबर 3 के यूनिट नंबर 2 में भी आएगा. इकोनॉमिक्स इन प्रॉफिट इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आर सेम और डिफरेंट?
बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम कौन सी कॉस्ट कंसिडर करते हैं? इकोनॉमिक्स में इम्प्लीसिट, सॉरी अकाउंट्स में इम्प्लीसिट। अकाउंट्स में कौन सी कॉस्ट कंसिडर होती है? एक्सप्लिसिट। इकोनॉमिक्स में कौन सी होती है? इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो बताओ किसका प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, अकाउंट्स का या इकोनॉमिक्स का? अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा आपको, यस और नो? डैश कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Implicit cost is also called as opportunity cost and explicit cost is also called as out of pocket cost. Clear है? Wages is an example of explicit cost and cost of self owned factor is also called as implicit cost. Implicit cost, self owned factor की cost को हम implicit cost मानते हैं, ठीक है? तीसरा ऑब्जेक्टिव, एक बार आपने पैसा कमा लिया, अब आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? सोशल। कि भैया अच्छे गुड्स दो, अच्छा प्रोडक्ट दो, अनएडल्ट्रेटेड गुड्स होने चाहिए, गुड सर्विसेज होनी चाहिए। ये होने के बाद आप नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हो, नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब वो बनाते हो जो नेशन की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल टाटा इनटू सेमीकंडक्टर्स। और ये सब होने के बाद एक और ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, दैट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज फेयर डील टू एम्प्लॉय, गुड वर्किंग कंडीशन एंड फेयर पेमेंट। इन प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम्स होती है? पहला, नो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बिजनेस में ऑब्जेक्टिव को रिलेटेड ही क्लैरिटी नहीं आती कि प्रॉफिट हमारा गोल है, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा गोल है या क्या गोल है। दूसरा, फाइनेंस, मेरे हिसाब से ये तो सभी को आता है, यस। तीसरा आता है मार्केटिंग। गुड मार्केटिंग नहीं रही तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। फिर है लोकेशन ऑब्लिक साइज ऑफ द इंडस्ट्री, कि हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशन किधर रखना चाहिए, नियर टू द रॉ मटेरियल या नियर मार्केट। एंड लास्ट, अदर फैसिलिटीज, यस और नो। देखो इनमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऑब्जेक्टिव से भी नहीं और प्रॉब्लम से भी नहीं। हाँ, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। चलो पढ़ो जरा, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, जल्दी से बताना। बेटा मैं स्पीड तो नहीं जा रहा, आर वी गुड? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन या शॉर्ट रन, कुछ याद आ रहा है क्या? लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन या शॉर्ट रन क्या टाइम के बेसिस पे है? नहीं, लॉन्ग रन या शॉर्ट रन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स के बेसिस पे है। याद आ रहा है क्या? शॉर्ट रन के अंदर में एटलीस्ट एक इनपुट, दूसरा इनपुट, जबकि लॉन्ग रन के अंदर में सारे के सारे इनपुट। शॉर्ट रन को अगर पढ़ना है तो हमें पढ़ना होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग रन को पढ़ना है तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बराबर है? शॉर्ट रन में एक इनपुट फिक्स मानते, एक इनपुट वेरिएबल मानते, तो वो कौन सा इनपुट फिक्स है? कैपिटल। और कौन सा इनपुट वेरिएबल है? लेबर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और लॉन्ग रन के अंदर में सारे के सारे इनपुट कौन से है? वेरिएबल। चलो वापस से एक बार, कम ऑन वंस अगेन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर में एक इनपुट को क्या माना जाता है? फिक्स। अब लॉजिकली सोच के देखना ये है क्या। देखिए प्रोडक्शन में हर चीज का अवेलेबिलिटी तुरंत नहीं हो सकता, यस। जैसे कि अगर मुझे बोला जाए शॉर्ट टर्म में लेबर एडजस्ट करने का, तो हम ऊपर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ के आए कि शॉर्ट रन के अंदर में लेबर एडजस्ट हो सकता नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर में लेबर एडजस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए एक इनपुट को क्या माना जा रहा है? फिक्स्ड, और एक इनपुट को क्या माना जा रहा है? वेरिएबल। समझ आ रहा है क्या बात? राइट। तो हम शॉर्ट रन के अंदर में देखो कैपिटल नया नहीं बना सकते, अंडरस्टैंड करना। शॉर्ट रन में मेरे को बोला जाए कि विजय एक काम कर, ये जो मशीन है ना इसको रिप्लेस करके नया मशीन लेके आ जा, नहीं पॉसिबल है शॉर्ट रन में मैनेज करना। मैं लेबर को तो भी एक बार का मैनेज कर भी लूँ टू सम एक्सटेंट, पर कैपिटल तो डेफिनेटली मैनेज नहीं कर पाऊंगा, यस। तो कैपिटल को क्या पकड़ा जाता है, बोलो जल्दी से? फिक्स। और लेबर को क्या पकड़ा जाता है? वेरिएबल। विद दिस अजम्पशन कि वो एटलीस्ट कुछ एक्सटेंट तक के तो क्या हो सकता है? एडजस्ट हो सकता है, नॉट 100%, बट कुछ एक्सटेंट तक के तो वो हो ही सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो चलो वापस से एक बार बात करते हैं। शॉर्ट रन मतलब एक इनपुट फिक्स, बचा हुआ इनपुट वेरिएबल। लॉन्ग रन के अंदर में सारे के सारे इनपुट वेरिएबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। शॉर्ट रन को अगर पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और लॉन्ग रन को पढ़ना है तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस।
फिर हमने बात करा था एक और कंसेप्ट की, प्रोडक्शन फंक्शन। याद करके देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, थोड़ा बहुत तो भी याद कर लो नालायकों। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। कुछ याद आ रहा है क्या? तो ऑल दोज इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। बताइए इस क्यूट से कैलकुलेटर को बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा? पहले बटन्स लगे होंगे, स्प्रिंग्स लगे होंगे, है ना, ये इसको टिचुक टिचुक करने के लिए स्प्रिंग्स लगे होंगे। फिर यहाँ क्या लगा होगा? स्क्रीन, बैटरी लगा होगा पीछे, मदरबोर्ड लगा होगा अंदर, यस और नो, रबर ब्लिंक्स लगे होंगे, बॉडी लगी होगी, हाँ या ना? तो इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, इनपुट डी एटसेट्रा, इन सबको मिला के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन। सो फॉर्मूला बना, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी टिल एन। याद आ रहा है क्या? राइट। सो ऑल इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर आउटपुट, वापस से एक बार, ऑल इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर आउटपुट विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। सो क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी टिल एन। प्रोडक्शन फंक्शन चेंज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्शन फंक्शन चेंज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलो यहां तक के क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, थर्ड टाइम रिवीजन, राइट। बेट्स एंड पार्किंसन कहते हैं प्रोडक्शन इज अ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन इज डन फॉर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, डैश कैन नॉट क्रिएट मैटर। हायर प्रोडक्शन मीन्स फॉर्म यूटिलिटी डैश डैश डैश, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। एक ऐसी यूटिलिटी जहां हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उस जगह पे अवेलेबल करवा के देते हैं जिस जगह से अवेलेबल, उस टाइम पे अवेलेबल करवा के देते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने थे? एंटरप्रेन्योर कितने तरीके के रिस्क लेता है? कौन से? फाइनेंशियल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। हमारा जो कैपिटल सेव होता है वो तीन फॉर्म में आता है, सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। डैश इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर डैश इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड डैश इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लैंड डैश इज द इकोनॉमिक रिवॉर्ड फॉर लेबर, wages, work done for love and affection will not be considered as, labor has dash power, poor bargaining power, supply of dash cannot be adjusted, labor work lost cannot be recovered. Two factor of production which are heterogeneous, land all labor are not productive। याद आ रहा है? फिर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट क्या था चैप्टर में? ऑब्जेक्टिव्स, काम की चीज नहीं है। फिर उसके आगे क्या था? प्रॉब्लम्स, काम की चीज नहीं है। फिर हमारे पास था प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, yes or no? So all input required to make a particular output is a functional relation of production function. So what is the formula of production function? Quantity is a function of A B C till N। ठीक है, अब हमारा रिश्ता देखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशनशिप बिटवीन TC, TFC, TVC। ठीक है, तो हमने देखा था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट? cost which change or cost which do not change with the output? Cost which do not change with the output. So irrespective of output, fixed costs remain same. At zero output also, total cost is not zero. Total cost is equal to fixed cost. कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ याद आ रहा है जीवन में, right? तो fixed cost will remain constant. So what is the curving line of fixed cost? Fixed cost will be parallel straight line to x-axis. याद आ रहा है क्या? नहीं, ऐसे कैसे याद आया? वापस से स्टार्ट करो। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे कैसे याद आया तुमको? वापस से स्टार्ट करो। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द आउटपुट, सो फिक्स्ड कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, ऐसा भी बोला जा सकता है क्या? है ना? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज डैश टू x-axis,
parallel straight line to xx. At zero output, total cost is not zero. Total cost is equal to fixed cost. Yes or no? Yes. Dash cost do not change with the output. Fixed cost do not change with the output. ठीक है. Whereas आते हैं variable cost के ऊपर. Variable cost changes with the output. So as output increase, variable cost increase. At zero output, variable cost is zero. Hence it is a positive curve. याद आ रहा है क्या? Yes or no? Upward towards right. Upward towards right. Yes. टोटल कॉस्ट का कर्व कहां से चालू होता है? फिक्स्ड कॉस्ट से. जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होता? बिकॉज एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट इज नॉट जीरो. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. याद आ रहा है मालिक? तो बताओ टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. याद आ रहा है तुम लोग को? एवरीबॉडी. हाँ, पता है सबसे अच्छी बात क्या है? तुमको याद तो भी है ही को, है ना? मैं आपको बताता हूं सर, यहां पे थोड़ा फेस टू फेस का मंजर. एक नालायक ऐसा नहीं जो बुक पलटा रहा है. मैं सवाल बोल रहा हूं, ऐसा बैठा है बोले जा रहा है. बुक भी नहीं, हलते भी नहीं साले. क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? याद आ रहा है तुमको? याद आ रहा है क्या? कि सच में याद आ रहा है कि तुम लोग बस बोले जा रहे हो ऐसे? सच में याद आ रहा है? थैंक्स. है ना? देखिए सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर में ही ना कितने बार हमने एक्चुअली लेक्चर के अंदर में ना 8-8, 10-10 बार रिवीजन कर रहा था. उसके बाद फिर एक बार मैंने कमिट किया था लेक्चर के अंदर में भी कि तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं फिर आऊँगा और फिर करवाऊँगा. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग दोस्तों, मैंने आपको बोला था मैंने कि मैं आऊँगा और मैं फिर से करवाऊँगा. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग सुबह 7 से लेके 10:15 तक के CA फाइनल का लेक्चर चल रहा है. तुम लोग खुद ही देखते हो यहाँ पे, ठीक है? 10:45 से लेकर के 2 तक के इंटर का लेक्चर चल रहा, फिर फाउंडेशन का रेगुलर लेक्चर चल रहा. और उसके बावजूद भी आई एम हियर. मैंने बोला नहीं, ये कमिटमेंट है जो अपने को पूरा करना है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? है ना? सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? तो ऐसे ही बच्चे इंटर में नहीं आ जाते, फाइनल में नहीं आ जाते. उसके लिए जेन्युइनली बहुत मेहनत करनी पड़ती है. समझ आ रही है बात? और हर एक को करनी पड़ेगी, मेरे को ही नहीं, आपको भी करनी पड़ेगी. बट दिस इज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्टूडेंट. ठीक है, चलो ये हुआ बेटा. हाँ जी. तो फिक्स्ड कॉस्ट बोलिए सर. फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द आउटपुट. एट जीरो आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू total cost. At zero output, variable cost is total cost curve starts from fixed cost, because at zero output total cost is not equal to zero. Is that done? Yes, we will stop here for the day. आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज सर आपका होमवर्क रहेगा चैप्टर नंबर 1 के जो बैलेंस MCQ है वो अपने को पूरे खत्म करने हैं. चैप्टर नंबर 3 का यहां तक का पोर्शन आपने एक बार प्लीज पढ़ लेना. क्लियर है? कल हम लोग क्या करेंगे सर? कल हम लोग इसके आगे का यूनिट खत्म करेंगे और साथ साथ में इसके MCQ भी थोड़े बहुत चालू करेंगे. क्लियर है मालिक? राइट? इस चैप्टर के MCQ भी चालू करेंगे क्योंकि इस चैप्टर के MCQ बहुत सारे हैं जिसमें टाइम लगता है. ठीक है मालिक? बाय बोलो.